क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि मैं इवन अभी मेंस के एग्जाम से पहले मैं रात रात भर कितने दिन तो मैं रोती रह जाती थी, पढ़ाई करने बैठती थी, फिर मैं स्ट्रेस के मारे रोती थी कि ये ओह। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, पता होगा कि नहीं होगा। मैं बीच में लगभग मैं भी ये मान चुकी थी कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला, अब मैं हाउसवाइफ ही बन जाऊंगी। लेकिन ये मेरे अंदर डिप्रेशन भी ला रहा था बहुत ज्यादा। तो जी। अगर जिंदगी में विंटर है तो स्प्रिंग तो आना ही है। लेकिन चूंकि हम लोग महिलाएं हैं तो अर्थव्यवस्था में हमारा भी एक योगदान होना चाहिए। और खास करके जब हमने कुछ पढ़ाई की है और अगर हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो क्यों ना करें। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं कपिल शर्मा, आपके अपने जॉब प्रॉमिस चैनल पे, जहां पे हमें सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी मिलती है। और आज हमारे साथ हैं एसएससी जीएसटी 2003 टॉपर लक्ष्मी कुमारी सिंह जी। और ये बड़े हर्ष की बात है कि लक्ष्मी जी ने टॉप किया है। नाम भी लक्ष्मी है और टॉप पे होना भी चाहिए। सो लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी जी, आप सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपर सुन के या टॉपर बन के कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट रैंकर होंगी। भगवान की कृपा रही, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, हो गया। लेकिन उन सबसे ज्यादा आपकी अपनी मेहनत रही, उसके ऊपर हम अभी जानेंगे आपसे। तो जी लक्ष्मी मैम, आप प्लीज अपना परिचय दीजिए, ताकि मुझे भी और बाकी सब लोग जो भी देख रहे हैं इसको, उनको आपके बारे में पता चले। जी सर, मैं लक्ष्मी कुमारी सिंह, मैं बिहार के छोटे से शहर कटिहार से बिलोंग करती हूँ। वहीं पर मैंने क्लास 12 तक पढ़ाई की थी सीबीएसई बोर्ड से, और उसके बाद जो है मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं से रहा। इंग्लिश ऑनर्स में मैंने किया। और स्कूलिंग काफ़ी अच्छी रही मेरी। स्कूल 10th में मुझे 90% आए थे, 12th में 92.6% आए थे। और ग्रेजुएशन में भी मैं अपने इंग्लिश ऑनर्स में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोरर थी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं सेकंड स्कोर की थी मैं। और इसके बाद फिर मैंने पीजीडीटी किया 2020 से 21 के सेशन में। और जी उसके मैम। बाद फिर जी शुरू से भाषा के प्रति रुझान था मेरा, तो इसीलिए मैं फिर इस अनुवादक की फील्ड की तरफ आ गई। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और मैडम, ये आपने कब प्लान किया कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आप तैयारी करना चाहती हैं, या इस तरफ आपका रुझान कब शुरू हुआ? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद से ही मुझे बहुत सारे बच्चे जो है उनकी ये अच्छाई रहती है कि उनको पहले से गाइडेंस मिलता है कि उनको किस तरफ जाना होता है, तो वो पहले से 12th के बाद से ही लगभग लगभग डिसाइड कर लेते हैं कि किधर जाना है, और वो लोग साथ में तैयारी करने लगते हैं। जी। लेकिन मेरे साथ रही कि मैं जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद से मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी। और स्टार्टिंग में मैं जो है सीजीएल बैंकिंग की तरफ मुड़ी हुई थी। जी। तो उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी क्या काफी असफलताएं झेलने के बाद जो है मैंने फिर अपना स्ट्रीम चेंज किया। और मेरा जिस पे कमांड था लैंग्वेजेस पे, तो उसकी तरफ मैं मुड़ी, तो ये अनुवादक में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रिजल्ट हुआ। ओके मैम, यहाँ से हमें दो तीन चीजें निकल के आ रही है। एक तो ये कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रिजल्ट था, है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। और एक बात ये थी कि आपने बताया कि सीजीएल और बैंकिंग में भी आपने काफी ट्राई किया। तो उन परीक्षाओं में आपने कितना वक्त दिया, और आपको ऐसा कब लगा कि आपको लैंग्वेज की तरफ आ जाना चाहिए? सीजीएल और बैंकिंग सभी में मैं एग्जाम्स जो दे रही थी, तो सीजीएल भले ही मैंने एक ही बार अटेम्प्ट किया, मेरा प्री क्लियर हो गया था। मेंस में, मेंस यानी कि जो सेकंड जी। क्लियर होता है, उसमें मेरा जो है मैथ्स मेरा कुछ खास नहीं था। जी मैम। स्टार्टिंग से मैं मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट थी। और जो एक कैपेसिटी होती है जो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स में, जो कि ओरली वो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेते हैं, उतना फास्ट में नहीं कर पाती थी। मेरा लॉन्ग प्रोसेस होता था, टाइम टेकिंग होता था, जिसकी वजह से मैं विद इन
टाइम में सब कुछ नहीं कर पाती थी, इस वजह से टीयर 2 में मेरे इंग्लिश में 180 प्लस स्कोर थे 200 जी में, लेकिन मैथ्स में मैं 200 में 100 में ही सिमट गई थी, जी जी। इसीलिए टीयर 2 मेरा रह गया था। और इसके बाद से फिर बैंकिंग में भी ऐसे ही रिजल्ट आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल को है। कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ मैं उधर ही जाऊँ, जी मैम, तो इसलिए फिर फिर। ये आपने पीजीडीटी करने का सोचा और फिर आप इस तरफ मुड़ गई। जी सर, बिल्कुल। जी मैम, सो फिर हम अभी एसएससी जीएचटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैम, यहाँ तक पहुँचने के लिए एसएससी जीएचटी 2023 उसमें ऑल इंडिया रैंक 1, वहां तक पहुंचने के पीछे जो आपका संघर्ष था या जो फेलियर्स थी, तो उनके बारे में आप प्लीज उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बताइए। फेलियर्स तो काफी झेले हैं मैंने। मैं जो है डिस्परेट थी कि मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना नहीं चाहती थी, मैं गवर्नमेंट जी सेक्टर में ही जाना चाहती थी शुरू से, क्योंकि मेरे पापा भी अकाउंट्स क्लर्क थे बिहार सरकार के जी मैम। में। तो अब मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें जो है गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो इसके लिए मैंने जो है शुरू से तैयारी तो की थी, लेकिन एसएससी सीजीएल बैंकिंग इन सब में असफलताएं झेली। उसके बाद फिर आसपास के लोगों ने भी काफी मतलब इस तरह के कुछ कुछ कमेंट्स तो दिए ही थे कि अब तुमसे नहीं होगा, अब रहने दो। फिर मेरी शादी भी हो गई और एक मेरा 2 साल का बेबी है, जी जी। तो वो सब कुछ संभालते हुए करना। बहुत लोगों ने कहा कि अब तुम भूल जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं भी लगभग हिम्मत हार चुकी थी कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ये अंतिम मैंने खुद को चांस दिया था कि अब इसमें अगर करना है तो ये डू और डाई वाली स्थिति है, कि अगर ये करना है तो ठीक, नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। और मैम मुझे लगता है जो आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो ये आपका एज के हिसाब से लास्ट चांस भी था, इज दैट राइट? जी सर, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ही था। जी, अटेम्प्ट फर्स्ट एंड पहला लास्ट। भी था और ये आखिरी है, इसके बाद मैं फिर कभी कर नहीं पाती, तो इसीलिए मैंने इसमें जी जान सब लगा दिया था और वाह डू वाह। और डाई वाली थी इसमें सर। जी बिल्कुल, लेकिन आप डू में गई और उसमें भी आपने बहुत अच्छा बेस्ट सरवाइव किया, उससे अच्छा। और इनफैक्ट ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि लास्ट चांस लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट, और जी सर। उसमें आप वहां पे पहुंची हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपने एक बात बताई थी, आपकी शादी हो गई थी, आपके पास 2 साल का बेटा भी है, जी तो सर। इसके साथ इस सफलता तक पहुंचना कितना मुश्किल था? क्योंकि हम सभी सबको पता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में माँ का रोल कितना ज्यादा हो जाता है, और वही वक्त होता है जब हम पूरा का पूरा बच्चे को जो मदर्स होती हैं वो समर्पित कर देती हैं। तो ये कैसे मैनेज कर पाई आप? जी सर, मैनेज करना तो काफी मुश्किल था। इवन मैंने 2022 में भी इस एग्जाम के लिए जो है अप्लाई किया था, फॉर्म डाला था, लेकिन चूंकि बेबी मेरा उस समय बस 5-6 महीने का था, तो उस समय मैं ढंग से फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाई। फोन में जो भी मेरे सेल्फी था उसी को अपलोड कर दिया मैंने। और जी। जब आया, मैं एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक कर रही थी तो फोटोग्राफ फेसिंग साइडवेज आ गया, जिसकी वजह से उस साल मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था और मैं 2022 में अपियर नहीं हो पाई। ओह। जी तो जी। बेबी के साथ साथ थोड़ा सा मैं स्टूडियो जाकर के एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना तक मेरे लिए काफी मुश्किल था। और चूंकि घर में रहती हूँ, हस्बैंड है वो ड्यूटी रहते हैं, तो बच्चे को संभालते हुए सब कुछ देखना मुश्किल था मेरे लिए। फिर 2023 वाले अटेम्प्ट में जो है मैंने इस बार सोचा कि कोई गलती नहीं करूंगी। इस बीच हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया, वो भी जो है बच्चे को संभालते थे, तो फिर मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती थी। बस ऐसे ही मैनेज किया हमने। हाँ जी, जो हस्बैंड थे उनको भी ये काफी उनका सपोर्ट रहा, क्योंकि अ, आपको पढ़ाई भी करनी है और उनको जॉब भी करनी है, और उसके साथ में दोनों को मिलकर बच्चे को संभालना है, तो ये तो अ, तारीफ के काबिल बात हुई आप दोनों की ही, और बहुत ही अच्छी बात है। अ, मैम, फिर हम आते हैं एसएससी प्री की प्रिपरेशन आपने कब शुरू की, कैसे की, उसके बारे में आप प्लीज बताइए।
की प्रिपरेशन मैंने पहले तो 2022 में की थी। जी तो एक्चुअली सर स्टार्टिंग से ही जो मेरा बैकग्राउंड है लैंग्वेज का रहा है, तो इसलिए मुझे कुछ, मैं ईमानदारी से बताती हूँ, मुझे कुछ जी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी प्री के लिए। जी तो प्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने जो है 2022 में टेक्स्ट बुक के कुछ टेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें भी मैं हर बार 170 प्लस 180 प्लस ही जा रही थी मॉक जी, टेस्ट में। तो बहुत शानदार। कॉन्फिडेंस तो था मुझे। जी सर। और उसके बाद फिर जब, लेकिन 2022 में मैं एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट कर पाई, तो उस समय लगभग लग रहा था कि अब तो जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था। 10-15 दिन तो ढंग से मैं खाना नहीं खा रही थी कि काश मुझे एग्जाम में अपियर होने का मौका मिलता तो मैं क्लियर कर लेती, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, प्री ही नहीं अटेम्प्ट कर पाई। तब जाके फिर खुद को संभाला कि नहीं, कोई नहीं, लास्ट जो है 2023 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसी में पूरी मेहनत झोंक देनी है। तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा से 2023 का जब आया, एक्चुअली सर मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं पूरे साल तैयारी कर पाऊँ। जी इसीलिए जब मैं फॉर्म डालती थी उसके बाद ही मैं लग पाती थी। जी तो जी जब मैंने 2023 का फॉर्म डाला, उसके बाद मैंने फिर वही मेरा था कि मैं मॉक टेस्ट दे रही थी टेक्स्ट बुक ऐप में। और उसके बाद जो है किताबें मेरे पास थी। मेरे एक हिंदी के सर थे क्लास 10th के टाइम में, जिनका मैं खास जिक्र करूंगी, दुर्गेश जी सर, जो कि वाराणसी से हैं। तो जी। उनकी दी हुई कुछ किताबें अभी तक मेरे पास है, हिंदी की, हाँ हिंदी जी। व्याकरण की, और हिंदी डिक्शनरी भी है। तो उनकी किताबों से मुझे बहुत मदद मिला। तो व्याकरण की किताबें मेनली जो स्कूल लेवल्स की ही जो किताबें थी। हाँ और जी। चूंकि इंग्लिश पेपर में मेरा जो क्लास वाइज, जो क्लास 6 की 7th की, ये सारी जो किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं, वो ही मैंने ध्यान से पढ़ा था। तो क्लास 6 to 10th में ही जो है मेरा नरेशन वॉइस सब कुछ बहुत क्लियर था। फिर मुझे वापस उसको पलटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एग्जाम टाइम में मैंने जो है वो कैब में ध्यान दिया, क्योंकि वो कैब में तो देखना ही पड़ेगा। और हिंदी व्याकरण में जो है मैंने जो संधि समास वगैरह है उसको एक बार रिवाइज किया, स्कूल टाइम में जो पढ़ रखा था, और मॉक टेस्ट लगा। जी, इसका मतलब आपका जो बेसिक था वो काफी स्ट्रोंग रहा है और उसके उसका इसमें काफी रोल रहा, जो प्री वाला पेपर था। सर बेसिक का बहुत ज्यादा योगदान रहा। 10th में मेरे दुर्गेश सर और 12th में मेरे डॉक्टर पीके झा सर, जी इन लोगों का पढ़ाया हुआ जो कुछ भी था, वो ही मेरा आउटपुट इसमें मिला है मुझे। और इसके अलावा और भी टीचर्स थे मेरे, जो कि सिंह सर, और भी बहुत सारे टीचर्स जिनका आशीर्वाद रहा। जी बिल्कुल। आज और वो सभी टीचर भी काफी गर्व करेंगे आपके ऊपर जब उनको पता चलेगा, या पता चल गया होगा, पहले ही आपने बता दिया होगा। क्योंकि ये सफलता पूरे भारतवर्ष में रैंक 1 लेके आना, वो भी भाषाओं के क्षेत्र में, ये एक छोटी बात नहीं है। जी सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। ऐसे टीचर्स मुझे मिले, और आज तक भी जब मैं उन्हें कॉल करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, तो वो लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मेरे कोचिंग के भी जो टीचर्स थे, चंदन सर, ये लोग भी बहुत सपोर्ट किए, चंदन सर, प्रेम सर। और बाकी सर, आपने भी तो जब जब मुझे लगा आपने गाइड किया। और फिर प्री के बाद, मुझे प्री से पहले मुझे पता नहीं था कि ट्रांसलेटर के लिए कोई क्लासेस की जाती है, क्योंकि मैं टोटली सीजीएल बैंकिंग वाले बैकग्राउंड में थी। मैम, इसमें तो मैं, आपका प्री का स्कोर आप एक बार शेयर करेंगी प्लीज? आपका प्री में किस में कितना स्कोर आया था सेक्शन प्री का? में मुझे प्री में मुझे टोटल स्कोर आए थे 181.25, जी। जिसमें से हिंदी में 90 एंड इंग्लिश में 91.25। सुपर। बहुत ही अच्छा। फिर जब प्री के स्कोर के आने के बाद में, जब आप मेंस की आपने तैयारी की, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रही थी, वो कैसे की? और फिर आपने उसमें कितना स्कोर किया, इसके बारे में आप थोड़ा प्लीज बताइए। तब मेंस के लिए जो है, मुझे प्री के टाइम में मुझे पता नहीं था कि कहीं भी कोचिंग होते या कुछ भी। मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो मुझे बस मॉक टेस्ट वगैरह ही मिले थे, तो मैंने जी टेक्स्ट बुक से वो दी। फिर मुझे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए आनंदम सर की वीडियो मिली थी। जी तो फिर मुझे पता चला कि वो क्लासेस भी लेते हैं, तो उनका ऐप इंस्टॉल करके मैंने कोर्स परचेज किया। तो मेंस में उनके
कोर्स ने मुझे काफी हेल्प किया। जी। फिर मैंने उन्हीं के कोर्स से पढ़ाई की, निबंध और खासकर ट्रांसलेशन, उसके जी। लिए उनके कोर्स से मुझे काफी हेल्प मिली। और फिर मैंने मेंस में जो है मेरा स्कोर है 135। तो ये सर मैंने इस तरह से इस बार भी मैंने जो है उनके कोर्स में से ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स थे मैं उस पे खास ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो है अप्लाइड ग्रामर होने वाला है। अब तक जो जी। है प्री में मैंने एमसीक्यू बनाए थे, जी। लेकिन अब जो है व्यवहारिक तौर पे उसको आजमाने का समय आ गया था। तो अब जो है उसको सेंटेंस फॉर्मेशन और सब कुछ पे ध्यान देना था, तो ये सारा मेहनत मैंने किया। जी मैम। और इसमें चूंकि रोल ऐसे और ट्रांसलेशन दोनों का था, और आपने अपने प्री नॉलेज के साथ में और जो पेड बैचेस था उसको लेके अपनी तैयारी की, तो अभी आप जो एस्पिरेंट्स हैं इस वर्ष वाले, यदि आप उनको ये बताना चाहें कि एक अच्छे निबंध में क्या बातें होनी चाहिए, तो या क्या कैसे लिखना चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए। एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो है अपने बेसिक्स पे पहले तो ध्यान देना होगा, ताकि जो उनका सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ग्रामेटिकली सही लिखें, आपकी वर्तनी शुद्ध हो, ये ध्यान देना होगा आपको। और उसके बाद जो है जब आप निबंध लिखेंगे तो आप जो है पहले परिचय देंगे, जिसमें कि आपका जो भी हेडिंग है वो हेडिंग उस परिचय में, यानी कि जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें वो हेडिंग लगभग लगभग कवर हो जाना चाहिए। जी। और उसके बाद जो है आप कुछ पैराग्राफ्स में जो है उसको विस्तार दीजिए, उसमें जो भी अगर आप फैक्ट बेस्ड लिख रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस, बैकग्राउंड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर अपने तरफ से आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फिर आप लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने ध्यान दिया सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जी। कॉपी मैंने जो देखी इस बार, वो लोग वर्ड एक्सीड कर रहे थे बहुत ज्यादा। जी। तो वर्ड वर्ड लिमिट जो है उसका मेरे ख्याल से तो ध्यान रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ। मैंने जब 10th 12th से सीबीएसई बोर्ड से जब किया था, तो हम लोग जब नोटिस राइटिंग या कुछ भी लेटर राइटिंग आता था तो हम लोग को सिखाया जाता था कि 5 वर्ड भी अगर एक्सीड कर जाते हो तो हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। जी। तो ना ज्यादा ना कम। तो बैलेंस ये होना वाली, चाहिए। जी। हाँ, ये प्रैक्टिस जो है बनी होनी चाहिए। तो अपने वर्ड लिमिट पे भी काम करिए। ये आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं बहुत ज्यादा लिख देता हूँ या लिख देती हूँ तो मार्क्स मिल जाएंगे। आप जो है विद इन वर्ड लिमिट ही लिखिए, लेकिन वैलिड और जेन्युइन पॉइंट्स डालिए। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वैलिड और जेन्युइन पॉइंट्स आप डालिए। तो और मुझे लगता है जी। कि जब हम लोग लिख रहे थे तो मुझे लगता है कि 3 पेज जो है एनफ है एक ऐसे के लिए। जी। 3 पेज या उससे 2 4 लाइंस कम भी जाती हैं तो इतना जो है एनफ था। जी। सो लक्ष्मी जी, आपने कौन से विषयों के ऊपर निबंध लिखा था इस बार परीक्षा में? सर मैंने पहले से तो तैयारी कर रखी थी, डेटा वाले जो भी जी। टॉपिक्स थे, स्पेस और स्पोर्ट्स, ये सब कुछ जो भी लग रहा था कि आएंगे, इन सब पे तैयारी कर रखी थी। लेकिन फिर भी सर इन सब में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ था। तो जी। उससे ही मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड है, तो हाँ। मुझे ये लगता था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया तो ये मेरे लिए सेवियर का काम करेगा। और जब एग्जाम में आया तो उसमें जो है जब इंग्लिश ऐसे मैंने देखा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये देखकर तो मैं बिल्कुल खुश हो गई कि भगवान ने मेरे लिए ही ये टॉपिक दे रखा है, क्योंकि ये क्लास 10th में ओ टू द वेस्ट विंड पोएम में मैंने पढ़ रखा था, जो मेरी मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सब कुछ उसके पोएट और सब कुछ याद था मुझे। तो बहुत बढ़िया। उसको मैंने बहुत अच्छे से डील किया लिटरेचर के तरीके से। और क्योंकि मुझे लग रहा था बाकी टॉपिक्स तो सब लोग लिखेंगे, जी। ये टॉपिक जो इसमें मुझे लग रहा था कि ये मेरी विशेषज्ञता है और इसमें मैं कर सकती हूँ। मैंने इसी टॉपिक को उठाया और भगवान का शुक्र है कि इसमें मुझे 50 में से 38 मार्क्स मिले हैं इस विषय में। हाँ जी। और मुझे लग रहा है कि जो आपकी जो टोटल मार्क्स में आपके 135, वो भी शायद हाईएस्ट है। मैंने उसके ज्यादा अभी तक किसी के नहीं देखे हैं इस बार। और जो इंडिविजुअल एसे में आपके 38 हैं, उतने भी
नहीं देखे और ना ही सुने हैं। और जो आपने आपका पूर्व ज्ञान था, जो आपका 10th वाला अभी काम आया पूरे सर ऐसे वो में, बहुत काम आया। तो ये बहुत ही शानदार बात थी। और मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है इसके ऊपर शायद ही 5-10 लोगों ने लिखा हो सकता है आपने अकेले नहीं उस टॉपिक को उठाया हो। तो ये तो बहुत ही बहुत अच्छी बात थी ये। तो ये आपने कैंडिडेट्स को बता दिया कि एक अच्छे निबंध में क्या बात होनी चाहिए। और जब आपने पेपर 2 दिया, पेपर 1 का स्कोर आपके पास था, तो क्या आपको लगता था कि आप टॉप करने वाली हैं? सर टॉप करने की इतनी ज्यादा तो मैंने नहीं सोच रखी थी कि टॉप ही कर लूंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड का मेरे पे बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा था कि तुम निश्चिंत रहो, तुम ऑल इंडिया टॉपर होगी। वाह लेकिन वाह मुझे वाह। थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लिया था ये मुझे थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा था कि क्या पता वो लोग मुझे स्कोर देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो है मेरे लिए बोनस का काम किया। हिंदी में भी मैंने वो रूढ़िवादिता जी। वाली ये टॉपिक ली। तो दोनों ही टॉपिक्स मैंने ऐसे ही सेलेक्ट किए क्योंकि इसमें मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तो इसीलिए मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं। और मैं दूसरों को भी, जो भी आगे कैंडिडेट्स है उनको भी मैं ये कहूंगी कि जो भी वो फैक्ट वाले टॉपिक्स कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो उनको एग्जैक्ट मार्क्स दिला देंगे। लेकिन अगर जिनको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स करना है तो वो डरे नहीं, और वो कुछ टॉपिक्स ऐसे तैयार कर ले जिससे कि जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अगर उनको आ जाता है तो उसमें जो है वो उनके लिए मसीहा का काम करेगा। अगर वो डेटा फैक्ट भूल भी गए हैं तो ये टॉपिक जो है अगर ऐसा उनको लिखने की शुरू से प्रैक्टिस रही है तो वो एग्जाम में उसको लिख देंगे। सो तो ये जैसे आपने पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में लगभग कितने ऐसे रेडी किए थे? मैंने लगभग 20 से 25 एसेज जो है, मतलब 15 एसेज जो है मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से किया हुआ था। जी। और बाकी जो है मैं कहूंगी कि और लगभग 15-20 एसेज जो है मैंने पॉइंट्स बना के, क्योंकि मुझे पता था कि जी, अगर पॉइंट्स में अभी जान रही हूँ तो वहां मैं आप उसको लिख एक्सप्लेन पाएंगे। करूँ। जी। हाँ, तो मैंने उनके हेडिंग सब हेडिंग्स इस तरह से प्रिपेयर कर लिए थे। जी, तो इन लगभग 35 एसेज को रेडी करने के बाद जो आप लिख के हाँ आई, वो आप लिख के आई जो आपने 10th में पढ़ा था और जो पूर्व ज्ञान था। जी बहुत सर अच्छी बात बिल्कुल। है। इसका मतलब जो सेल्फ स्टडी है और जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जो हाँ तैयारी है वो उसके ऊपर है, ऑन टॉप ऑफ दैट, वो बोनस है। जी सर, क्योंकि स्कूल टाइम में जो हमारी मेमोरी होती है वो ज्यादा शार्प होती है। और हाँ जी। उस टाइम में जो इमारत की जो नींव उस टाइम में खड़ी कर दी गई है वो जिंदगी भर स्ट्रांग रहेगी। तो जी। इसीलिए मेरे हिसाब से जो भी पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी अपने बच्चों की स्कूलिंग पे खास ध्यान दें। क्योंकि अगर स्कूलिंग उनकी अच्छी रही, वो अप टू 12th उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि मैंने बताया कि 12th तक मेरे मार्क्स सब कुछ बहुत अच्छे आते थे। तो इसीलिए जो है स्कूलिंग अगर अच्छी रहेगी तो आगे चल के उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत में ही ज्यादा रिजल्ट वो देंगे। और जिनकी स्कूलिंग में थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है उनको आगे चल के थोड़ा मेहनत करना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी सफलता नहीं हासिल करते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो भी बहुत ऊंचे मुकाम तक गए हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा वाली भी बात है। हाँ जी। ऐसा नहीं है, फिर भी जो नए सिरे से अगर पढ़ना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो स्कूलिंग पे जरूर ध्यान दें बच्चों के। जी, तो मैम फिर पेरेंट्स से उनको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए या आर्ट्स स्ट्रीम? ये तो सर मैं कहूंगी कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की मर्जी पे छोड़ दे। बच्चों की जो टैलेंट है, बच्चों का जिस ओर झुकाव है उसी जी। ओर छोड़ दे। क्योंकि हमने बचपन में 3 इडियट्स मूवी भी देख रखी थी, तो उसमें भी यही बताया गया था। और उस टाइम ये मूवी जो है मेरे दिल को काफी टच भी किया था, क्योंकि ये जी। मेरे स्टोरी से मिलता जुलता था। क्योंकि 10th के बाद मतलब देख करके कुछ लोगों के, मेरे सारे जितने क्लासमेट्स थे सभी ने या तो उन्हें आईआईटी करना था या नीट करना था, तो वो लोग इसी फील्ड की तरफ जा रहे थे। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ कुछ खास था नहीं। मैं आर्ट्स की ही तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मैंने जो है कुछ दबाव में, कुछ दूसरों की देखा देखी, वो भेड़ चाल वाली जो हो जाती है आदत, जी। तो मैंने ले लिया था साइंस। लेकिन वो मेरा कुछ खास अच्छा अनुभव नहीं रहा था। जी। और वापस से जब मैंने फिर
आर्ट्स में सर किया, तो मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार की टॉपर बन के निकली। जी और जहाँ तक मेरे पास 2018 तक का मैं 2012 में मैंने 12th किया था, और जी। 2018 तक के टॉपर बोर्ड की फोटो भी मेरे पास है। उतने वाह। तक में मेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। बाकी 19 से ये 24 का मुझे नहीं पता, लेकिन 2018 तक मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा था आर्ट्स में। और आप पहले साइंस की स्टूडेंट थी, जी सर, उसके एक बाद साल आपने स्विच किया मैंने उसमें। साइंस पढ़ा था। लेकिन मेरे जो गुरु थे डॉक्टर पीके झा सर और जी डॉक्टर एसएन सर, ये लोग मेरे लिए मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वापस गांडीव उठाने के लिए प्रेरित किया था, उस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि तुम आर्ट्स लेकर देखो, तुम्हारा जो है आर्ट्स की तरफ तुम्हारी टैलेंट है, तो तुम उधर जाओ। और उन्होंने मुझे टॉपर्स की बोर्ड दिखाते हुए कहा था कि मैं तुम्हारा नाम यहाँ देखना चाहता हूँ, केवी कटिहार में। और फाइनली उनके आशीर्वाद से जो है मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार की टॉपर बन के निकली थी 12th में, और उस उनके बोर्ड पे पैर आपका छूकर नाम मैंने था। उनका आशीर्वाद था। जी सर। जी जी। तो उन्होंने आपको बोर्ड दिखाया और आपने बोर्ड पे अपना नाम लिखवा दिया। एक बात आपने बीच में बोली थी, आपके हस्बैंड ने आपको कहा था कि आप ऑल इंडिया टॉपर बनोगी, तो हाथ वगैरह देखते हैं क्या? ज्योतिषी हैं या हस्बैंड? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता था कि मेरा लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम निश्चिंत रहो, तुम टॉप करोगे। जी जी, लगता बाकी है अब लगता है लड़ती नहीं है उनसे, इसलिए उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली। तो सर जो है, चलिए, ये तो मजाक की बात थी। तो लक्ष्मी मैम, आप प्लीज ये बताइए कि जब ऑप्शन फॉर्म फिलअप हुआ तो आपने कौन से ऑप्शन को प्रेफरेंस पे रखा? और क्या आपको, ऑफ कोर्स आपको पहले ही प्रेफरेंस मिला होगा, तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या था, या आपको अभी कौन सा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? सर मैंने अपने प्रेफरेंस फॉर्म में सबसे ऊपर जल शक्ति मंत्रालय डाला था, और जी। लकीली मुझे मिल गया है। हाँ जी। मैंने ये मंत्रालय मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे इसमें जो है लग रहा था कि मैं दिल्ली में ही रह पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं हस्बैंड और बच्चे के साथ यहाँ दिल्ली में ही हूँ। जी तो उनकी यहीं पे ये जॉब करते हैं, तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रही थी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स को मैं ऊपर डालूं जिससे मुझे दिल्ली में ही मिल जाए। और दूसरी बात ये थी कि ये जल शक्ति नाम से ही मुझे थोड़ा लग रहा था कि शायद नमामि गंगे या इस तरह की, मतलब गंगा मैया से जुड़ पाऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने जो है ये ऑप्ट किया था। जी, बिल्कुल, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय ही देख रहा है। सो आपने जो ऑप्ट किया बहुत सही, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। और कहीं पे ये विचार नहीं है आपके मन में कि आप यदि एसटीओ ऑप्ट करती तो, या आपने बिल्कुल उसको प्रेफरेंस नहीं दी एसटीओ को? मुझे लग रहा था कि उसकी सीट्स जो है वो यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि फिर अगर कहीं बाहर में चली गई तो हस्बैंड को सेम। भी दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने इसीलिए ये ऑप्ट किया था। हाँ जी, तो गर्ल मुझे कैंडिडेट लगा और। कि जी सीनियर ट्रांसलेटर, और अगर मतलब थोड़ी सी लड़की हूँ तो इसलिए मुझे देखना पड़ा कि फैमिली को देखना होगा, तो पहले फैमिली मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एसटीओ और जीएचटी में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आगे मेहनत करूंगी तो आगे बहुत आगे तक जाना है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में, ये एंड द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मेनी प्रोमिसेस टू कीप जी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अभी बहुत आगे तक जाना है। तो एसटीओ तो मैं अपने मेहनत से कवर कर लूंगी, हाँ जी। लेकिन अभी तो फैमिली को देखते हुए मुझे चलना था। हाँ जी, बिल्कुल, फैमिली रिक्वायरमेंट्स मैटर करती हैं। और जिस स्टेज में आपका बेटा है, वहाँ पे उसका ध्यान रखना काफी आवश्यक है। और सो जब आपको रिजल्ट आपने देखा 1 मार्च को, अब आज 31 है, सो जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो कैसे, मतलब क्या फीलिंग थी, या कैसे अपने आपने एक्सप्रेस किया रिजल्ट को देखने के बाद, स्पेशली जब वहां पे रैंक 1 देखा? सर मैं सच कहूँ तो जब ये रिजल्ट आया था, तो जी। उस टाइम मेरा बेटा जो है उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रखी ओ। थी, तो मैं उसको नेबुलाइज कर रही थी। जी तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने
हाँ मुझे जी। कॉल करके बताया कि लक्ष्मी तुम्हारा हो गया और ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि तुमने सही से देखा है? जी। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद मैंने भगवान के सामने ही खुद से जब अपना रिजल्ट खोला तो मैंने भी देखा, तो मैं तो मतलब खुशी से काफी झूम उठी थी। और उसके बाद जो है फिर तुरंत से सबसे पहले जो है हाँ मैंने जी। अपनी माँ को फोन लगाया। मेरे पापा तो नहीं है। मेरे जी। पापा का सपना था कि उनकी बेटी एक बड़े पद पे जाए, तो जी। मेरे पापा तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपनी माँ को फोन किया सबसे पहले। तो माँ को बताया, माँ का आशीर्वाद लिया। माँ भी बोल रही थी कि चलो तुमने अपने पापा का सपना पूरा किया। तो फिर मैंने वीडियो कॉल में ही पापा की फोटो वगैरह जो भी है देखकर प्रणाम किया यहीं से कि पापा मैंने किया आपके आशीर्वाद से। और उसके बाद जो है फिर फैमिली में बात करने के बाद फिर अपने हस्बैंड से भी बात की मैंने, फिर अपने सारे टीचर्स को मैंने बताया। जी। तो ये सब बहुत बहुत ही, जी जी, बिल्कुल खुशी हुई होगी। और जो आपने पापा वाली बात बताई कि आपने तो उनका आशीर्वाद लिया ही, लेकिन जो आपकी सफलता है वो उनके आशीर्वाद से ही मिली है। वो तो हर वक्त देखते रहते हैं ना, तो जी सर, उनका। बिल्कुल मैं यही मानती हूँ जी बिल्कुल, कि तो पापा वो, भले ही मेरे साथ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद है। हाँ जी, तो वो बिल्कुल आपको आगे भी आशीर्वाद हमेशा देते ही रहेंगे। तो वो, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो आपको देख पा रहे हैं। तो ये बात है। और आप और भी आगे बढ़ेंगी, अभी तो बस शुरुआत है। सो लक्ष्मी जी, एज ए गर्ल, क्या चैलेंजेस रहे, या एक जो इस जर्नी में यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना मुश्किल था ये? एज अ गर्ल तो मैं कहूंगी कि शादी से पहले ज्यादा चैलेंजेस इसलिए नहीं फेस करने पड़े जी। क्योंकि मेरे पापा जो है पूरी तरह से सपोर्टिव थे। जी। उनका कहना था कि घर के काम तो तुम्हें करने ही नहीं है। जो मैं 10th 12th में जो टॉप की थी, ग्रेजुएशन में पीजी में सब में मैं टॉप करती आई, तो हाँ इसमें जी। मेरे पापा ने मुझे खुली छूट दे रखी थी कि तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। तुम भूल जाओ कि घर के काम चूल्हा चौका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। मैं इवन चाय तक बनाना नहीं जानती थी शादी से पहले। तो फिर जो है मेरा बस यही काम था कि पढ़ाई करनी है, बस दैट्स ऑल। तो इसीलिए उनका सपोर्ट रहा। तो शादी से पहले उन्होंने भाई और बहन मतलब उनकी जो बेटे बेटियों में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने दोनों को पढ़ाया। मेरे भैया भी आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, मैं जी। भी कर रही हूँ। तो एज अ गर्ल पहले तो कोई दिक्कत नहीं आई, हाँ लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगी कि शादी के बाद दिक्कतें आई हैं जो कि जी। मेरे लिए भी थोड़ा संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आज तक मैंने ये सब कुछ संभाला नहीं था। घर जी। परिवार संभालना मैं कभी नहीं जानती थी। बस मेरा दायरा था घर से स्कूल या कोचिंग और उसके बाद वापस घर। तो और घर में भी काम नहीं करना, बस जो होमवर्क वगैरह होते थे या जो कुछ भी ये प्रिपरेशन वही। तो ये सब कुछ अचानक से संभालना पड़ गया, तो फिर मैं भी थोड़ा बीच में परेशान हो गई थी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। जी। और मैं बीच में लगभग मैं भी ये मान चुकी थी कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला, अब मैं हाउसवाइफ ही बन जाऊंगी। लेकिन ये मेरे अंदर डिप्रेशन भी ला रहा था बहुत ज्यादा हाँ। कि शुरू से इतना टॉप किया, सब कुछ किया और शादी से पहले जो है मेरे जो सीजीएल में या बैंकिंग में कुछ कुछ मार्क्स से छूट रहे थे। जी। और उसके बाद एक एलआईसी एडीओ आया था, उसमें भी जो है इंटरव्यू के फेज तक मैं पहुंच गई थी। तो लग रहा था कि मैं कर सकती थी। और उसके बाद शादी के बाद जो है अचानक से सब कुछ संभालते हुए लग रहा था कि अब कैसे करूंगी। मैं डर गई थी कि अब तो छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। सो लक्ष्मी मैम, उस डिप्रेशन वाली फेज से लेके और एक टॉपर बनने तक, तो इस वाले मतलब यहाँ पे जो ये जर्नी थी, डिप्रेशन से लेके फिर से शुरू करना, फिर खड़े होना, फिर पुरानी जो मेमोरी है उसको ब्रश अप करना, तैयारी करना, तो इस वाले में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? या आप यहाँ ये भी बोल सकती हैं, जो कैंडिडेट्स अभी जिनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना चाहिए? जी सर। सर जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसे कि जी। मैंने अपने 11th वाले के फेज के बारे में भी बताया।
उसके बाद से कम बैक किया, तो फिर 12th में मैं टॉप रही और उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं टॉपर ही बनती रही। हाँ जी। फिर लेकिन शादी के बाद फिर से मेरा फेज जो था वो डिक्लाइन की ओर जा रहा था, तो मैं काफी अपसेट थी। और मैं उस बीच कुछ एग्जाम्स भी मैंने अपियर किए थे, लेकिन सब में मेरा नहीं हो रहा था। आरआरबी एनटीपीसी, उसमें जी। सीबीटी 1 जो है वो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन जब सीबीटी 2 आया तो उस समय मेरा बेबी 4 से 5 महीने का था, जी। तो उस समय मेरे से नहीं हो पाया था सीबीटी 2। तो मैं काफी उस समय भी डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब लग रहा है सच में कुछ नहीं होगा। फिर ये ट्रांसलेटर जो है ये मेरे लिए उम्मीद की किरण बन के आया। और उसमें भी वो और पहली बार उसमें भी वो जी सर। पहली बार वाला वो प्रॉब्लम हो गया, फोटो वाला। हाँ, 2022 में सर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई। मतलब कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो वक्त से पहले 2022 में नहीं होना था तो वो नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ था। और जो डिप्रेशन मैंने झेला है, मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स उससे गुजर रहे हैं। और लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसको जो है किसी भी चीज को अपना आखिरी नहीं मान लेना है। जिंदगी बहुत आगे है, उनको जो है अपने। मैं भी 2022 में कुछ दिन तक मैं खाना पीना छोड़ के बैठ गई थी कि अरे मुझे जी। तो अटेम्प्ट करने को ही नहीं मिला, बहुत ज्यादा दुखी थी मैं। या फिर इससे पहले मैंने बहुत सारे असफलताएं झेली थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो बच्चे मैं देखती हूँ खास करके वो या तो बहुत ज्यादा अपसेट होकर के खुद को ही पनिश करने लग जाते हैं कि जी। अरे मैं तो लूजर हूँ, ये तो ये नहीं सोचना है। और या फिर वो लोग जो है कई बार उग्र होकर के अपने आसपास जो लोग हैं उनसे वो लोग जो है मतलब ये डिप्रेशन में ऐसे फेजेस आते हैं कि या तो जो है व्यक्ति खुद पे गुस्सा निकालता है या सामने वाले पे निकालता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी फेज आखिरी नहीं होता है। जैसा कि मैंने ऐसे भी लिखा था कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये पॉजिटिविटी का नोट देता है। तो जी। अगर जिंदगी में विंटर है तो स्प्रिंग तो आना ही है। बस जो है अपने आप पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आसपास वाले लोगों के साथ उनके सपोर्ट में रहिए, और साथ में जो है ईश्वर का आशीर्वाद भी बना रहे, तो ये सब कुछ करके आपकी मंजिल दूर नहीं है, वो मिलके रहेगी। ये आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कैंडिडेट्स को, और वो अपने आप को लिंक कर पाएंगे आपकी स्ट्रेटेजी के द्वारा भी, आपके मैसेजेस के द्वारा भी, और अपना जो पूर्व ज्ञान है, बेसिक है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए वो और मैं आगे। एक और चीज कहना चाहूंगी सर, जी। कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले तो सेल्फ इवेल्युएशन करें। उनको जी। जो है खुद का जो है, जैसे मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जी। अगर वो ये देख लेते हैं तो उनको तैयारी में काफी मदद मिलेगी। तो एक बार वो एक लिस्ट बना लें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और खास करके अपने वीकनेस पे उन्हें ज्यादा काम करना होगा। और जी। अगर उन्हें फील्ड भी अगर चूज करना है तो ऐसे फील्ड को चूज करें जिसमें लग रहा है कि उनको वो कर सकते हैं। ये नहीं कि बस किसी को देख करके वो किए जा रहे हैं या किसी के प्रेशर में किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। जो भी उन्हें लग रहा है कि मेरा झुकाव इस तरफ है या इसमें मैं विशेषज्ञ हूँ, तो वही करें। और दूसरी बात, कभी कभी जो है किस्मत में होता है, किस्मत तो मैं नहीं कहूंगी, लग रहा होता है कि अरे एक ही दिशा में जा रहे हैं, मंजिल नहीं मिल रही है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव करके देखिए। हो सकता है कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उसमें जो है थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत हो, उसको थोड़ा सा जी। उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करके तो वो करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी। तो यानी आपने बताया स्ट्रेटेजी को भी एक बार रिव्यू कर लें, उसमें थोड़ा हाँ चेंज करने की आवश्यकता है तो चेंज करें, जी जी। सफलता जरूर मिलेगी। ओके लक्ष्मी जी, अभी हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस रखेंगे, जल्दी जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा, सोचना नहीं है, आंसर देना है। तो जो आपकी जर्नी थी वो कैसी रही, आसान या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट बहुत ज्यादा। यदि आपको शहरों में चुनाव करना पड़े, दिल्ली या दूसरा शहर? जल्दी। ओके, ट्रांसलेशन ऑफिसर पे रुक जाएंगी या आगे बढ़ना है? तो मैंने कहा माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नाइस नाइस। और सेल्फ स्टडी और पेड बैचेस?
मैं कहूंगी कि दोनों का ही योगदान है, लेकिन सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बिकॉज पूर्व ज्ञान उससे सेल्फ स्टडी की वजह से ही आता है। रोल ऑफ जो ओल्डर क्लासेस है, 10th 12th का रोल कम या ज्यादा? बहुत ज्यादा। वही बेस है और उसी पे जो है इमारत खड़ी करनी है, तो उस पे तो बहुत ज्यादा सब कुछ डिपेंड करेगा। जी। यदि अगले बैचेस के कैंडिडेट्स आपको अप्रोच करते हैं उनको बताने के लिए या कुछ पूछने के लिए, तो आप हेल्प करेंगी या आप बिजी रहेंगी? सर, जितना हो सकेगा मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ कि ज्ञान जो है वो इकट्ठा एकत्रित रखने की चीज नहीं है। उसको जितना हो सके हम बांटेंगे तो वो उतना ही बढ़ेगा। जी, आपने अभी तक बहुत सारी एग्जाम्स में टॉप किया है, तो अगला टॉप हम कौन से एग्जाम में देखने वाले हैं? अभी तो सर, अभी एसटीओ में ही हूँ। सॉरी, मैं जी। अभी तो मैं ट्रांसलेटर में ही हूँ। अभी मैं कुछ ऐसा सोचा नहीं है। ओके। अभी जी, आपकी सफलता का एक लाइन में यदि पूछें, क्या मंत्र है या क्या सूत्र है? कठिन परिश्रम और गुरुओं का और माता पिता का आशीर्वाद। जी। क्या लक फेवर करता है? जी, मैं मानूंगी कि थोड़ा बहुत करता है। जी। और ये सेक्शन खत्म हो गया, अभी बस हमारा मेरी तरफ से जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि जो हमने काफी बातें की आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले। मैसेजेस मतलब कैंडिडेट्स के लिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लेके आके और सफलता तक पहुंच सकते हैं। आप ऐसा कुछ यदि बताना चाहें जो हमने आज की बातचीत में कवर नहीं किया? सर, मैं कहना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स जो है, अगर वो आगे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कहते हैं ना कि सक्सेस मेक साउंड। तो थोड़ी सी जो है ना, वो अपने आप को जो है पहले सीमित रखें। अपनी तैयारी को जो है, मतलब तैयारी करें, लेकिन आसपास जो है वो थोड़ा सा जो है पहले से अगर कह देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो जो आसपास के लोग जो फिर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, साथ में कुछ लोग जो है वो ताने भी दे सकते हैं। तो ऐसे में जो है उसको फिर डिप्रेशन हो जाती है बच्चों को। वो क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो सोचते हैं, अरे मेरे से नहीं हो पाया, मेरे फलाने रिलेटिव्स क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ये चीज जो है उनमें जी। बहुत ज्यादा का कारण बनती है, जो मेरे साथ भी हुआ। जी। मेरे भी मतलब इन लॉज तो सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ दूर के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने मुझे काफी सारे ताने सुनाए कि अब तो तुम भूल जाओ, तुम बेकार में प्रयास कर रही हो, अब कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जो है खुद को एक्सेप्ट कर लो कि तुम हाउसवाइफ हो। तो ये सुनना मेरे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक था कि इतना सब कुछ करने के बाद मतलब मैं कुछ आगे नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं हाउसवाइफ के रोल को बुरा नहीं कह रही हूँ, वही हाउसवाइफ नहीं, वो एक्चुअली हाउस मेकर होती है, घर संभालती है, सब कुछ करती है। लेकिन चूंकि हम लोग महिलाएं हैं, तो अर्थव्यवस्था में हमारा भी एक योगदान होना चाहिए। और खास करके जब हमने कुछ पढ़ाई की है और अगर हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो अगर हम घर को संभालते हुए भी अगर देश के कंट्रीब्यूशन में अगर एक रोल प्ले कर पाए, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। तो अपने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद घर में बैठ जाना, ये जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दुख का कारण होता है। खास करके अगर जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं और उसके बाद अगर उनको सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो फिर वो अपनी जीवन भर जो है वो कुंठित रह जाती हैं। इसीलिए उनको जो है थोड़ा सा अपनी चीजों को जो है दायरे में समेट करके कि अभी जो है हर तरफ वो ना बताएं कि मैं क्या कर रही हूँ, और बस जो है शांति से जो है अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस करें। और जिस दिन सफलता मिलेगी तो फिर तो सब सुनेंगे, और उसके बाद फिर सब लोग का आशीर्वाद भी देंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी तैयारी पे सब लोग ध्यान दें और किसी के तानों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो ताने मारते हैं, पर काम आपको करना है, आपको अचीव करना है, इस बात को माइंड में रख लीजिए। क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि मैं इवन अभी मेंस के एग्जाम से पहले मैं रात रात भर
कितने दिन तो मैं रोती रह जाती थी, पढ़ाई करने बैठती थी, फिर मैं स्ट्रेस के मारे रोती थी कि ये ओह। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, पता होगा कि नहीं होगा। तो बैठती थी मैं पढ़ने के लिए, लेकिन रोती थी। और मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे, वो रात में बच्चे को सुलाते थे, मैं दूसरे रूम में आके पढ़ती थी। तो रात में, क्योंकि दिन भर मुझे पढ़ाई का कुछ खास टाइम नहीं मिल पाता था, तो रात में जो है लगभग 11 बजे से लेकर जो मैं 3-4 बजे तक पढ़ती थी। और सुबह में मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, ये शुरू से है मेरा। तो इस तरह करके मैंने पढ़ाई की है। बाकी जो है अपने उसी टाइम में से उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो है सक्सेस जो है वो आपका होकर रहेगा, आपको करना है। अगर ये बात आपने माइंड में रख लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, और आपकी इस बात से दो बातें मैं लिंक कर पा रहा हूँ। एक तो जो कहावत थी बचपन में कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो लोगों को बोलते रहने दीजिए। जब आपने एक ही वार किया तो बाकी सब चित्त हो गए। और दूसरा जो आपने खुद भी कहा है कि सफलता का शोर बाकी सब आवाजों को दबा देता है। तो सफलता का जो शोर है वो आपने सुना दिया सभी को। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने गर्ल्स को भी और जो सभी कैंडिडेट्स हैं कि वो किस तरह से अपनी तैयारी में जुटे रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि बात करते रहें और हमें अवसर मिलेगा आगे तो हम फिर जब अगला बैच जुड़ेगा तब हम और बातें करेंगे आपसे। जी और जी। सही मायनों में मीन्स इट्स आई एम नॉट टेकिंग इट एज ए कि किसी बहाने के रूप में मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तविक रूप से मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। बहुत एक्सपीरियंस रखा है चीज़ों के बारे में। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि जहाँ पे एक शब्द होता है डिजर्विंग, सो जो डिजर्विंग टॉपर मैं देख पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वास्तविक रूप से बहुत खुशी है। धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय में से, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल है ये। अभी हस्बैंड ने बच्चे को संभाला हुआ है तब आप कर पा रही हैं इसको। तो उन दोनों को भी धन्यवाद और आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैम, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।